हेलो एवरीवन। आज हम जो वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। आप लोगों की जो क्लास 10th की 3.2 एक्सरसाइज है उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर्म, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें देखो क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है ना। आपको कुछ एक अलजेब्रिक एक स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, उससे 2 इक्वेशंस बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कैसे, ग्राफिकली, ग्राफ के मेथड से, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा देखो 2 चीज़ें पूछी गई हैं, क्या, एक तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो गिवन स्टेटमेंट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है और जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको। तो पहला पार्ट क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज, ठीक है ना, मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls in is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। एक कोई क्विज है जिसमें कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन आपको दे रखी है। देखो कभी भी हो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या होगा, अगर आपको बनानी है तो आपके पास 2 कंडीशन गिवन होंगी, डेफिनेट है। हर क्वेश्चन में यही एक फॉर्मेट होता है। अगर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मैथ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, आपके पास 2 स्टेटमेंट जरूर दी होंगी उसमें। उन्हीं 2 स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना होता है 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। आप चूँकि 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो अब जो वेरिएबल्स अब हम जो मानेंगे, जो हम पास जो अननोन होते हैं, जो हमको सबसे पहले इसमें आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो चीज़ निकालनी है ना आपको, उसको आप 2 वेरिएबल्स एज्यूम कर लीजिए, एक्स वाई ए बी एल एम एम एन वट एवर यू लाइक, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो क्या निकालना है हमारे को यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है ना। लेट, क्या हम लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। जो मैंने कहा ना एक्स वाई जेड वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे हम लोग। हु टू पार्ट इन द क्विज, हु टू पार्ट in the quiz, b x and y respectively, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि x बॉयज ने और y गर्ल्स ने उस क्विज में पार्ट लिया, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब आप क्या करो, आपको 2 इक्वेशन बनानी है। स्टेटमेंट को पढ़ो, फर्स्ट पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ देखो, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बेटा, 10। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 10। दोनों मिला के 10 है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया, देखो हमारे पास बॉयज़ कितने थे, x, ठीक है, और गर्ल्स कितने हैं, y। अगर मैं इनको प्लस करूँ, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे बेटा, मैंने एज्यूम कर लिया x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, y, और दिया हुआ है कि कितने बच्चों ने भाग लिया, 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए बेटा, 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बन गई ना इक्वेशन नंबर 1 इन 2 वेरिएबल। देखो 10, एक पहले स्टेटमेंट को मैंने यूज किया, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 10 थे, ठीक है। और अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, दूसरी कंडीशन देखो दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ में हम अगर 4 प्लस कर दे तो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर हो जाएंगी। यही तो मतलब हुआ। देखो यहाँ पर अगर मैंने नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ ये बॉयज़ है x और ये नंबर ऑफ गर्ल्स है y। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या दी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर है। यानी दोनों को अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ, अगर मैं इनको दोनों को इक्वेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 मोर है ना, ये 4 लेस है, यानी ये अगर प्लस कर दूँ तो 4 जो है ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपकी ये क्या बन गई, देखो दूसरी इक्वेशन लग रही ना, इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज क्या, x माइनस वाई इज, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4।
दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो x माइनस वाई इजिकल टू -4 इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करा, दोनों इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिए, दोनों कंडीशन को यूज करें। अब इस हमारा जो मेन दो सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। क्या था फर्स्ट पार्ट, क्या था कि आपको इसके दो इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये बन गई आपकी एक x + y = 10 और x - y = -4। अब दूसरा हमारा जो एम है, दूसरा ऑब्जेक्टिव टारगेट हमारा है, इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इक्वेशंस, इसको दो इक्वेशन लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, दो टेबल बनाएंगे, कैसे, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 के बारे में दो x की वैल्यू रखूंगा, करस्पॉन्डिंग दो y की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू रखो, और सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है, एक वेरिएबल को 0 रखो तो दूसरे दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाती है। जैसे पहले से जो अभी इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए आप देखो, अब 3 पेयर निकालेंगे, ठीक है ना। कितने पेयर निकालेंगे, 3। अब क्यों निकालेंगे वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं बात बताऊँगा अभी। x, मैं सपोज x = यहाँ पर 0 रख देता हूँ। x = 0 रखूँगा तो y कितना हो जाएगा बेटा, 10, ठीक है। अगर मैं y 0 रख देता हूँ, ठीक है, y 0 रख दिया, सॉरी y 0 रखा, तो x कितना हो गया बेटा, x भी 10 हो जाएगा। तो हमारे दो पेयर ऑफ वैल्यूज तो निकल गई। x = 0 के लिए y = 10, x = 10 के लिए y = 0 आएगा, ठीक है ना। x = 10 के लिए y = 0 आएगा, ठीक है। अब एक वैल्यू और निकालनी है आपको, ठीक है ना। एक वैल्यू और निकालनी है। x = सपोज मैं 3 ले लेता हूँ, x = 3 ले लेता हूँ। x = 3 रखूंगा तो y = कितना हो जाएगा बेटा, 10 - 3 = 7, ठीक है। दोनों का सम 10 आना है ना। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो पेयर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे, हम इनको प्लॉट करेंगे, क्या, पेयर ऑफ वैल्यूज या पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड, ठीक है। पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड, या ये पॉइंट हो जाएंगे 0, 10, 10, 0 एंड 3, 7। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन में आ जाओ इसके लिए, ठीक है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे आप, दोनों इक्वेशन के लिए 3 पेयर ऑफ वैल्यूज निकालेंगे x और y में, ठीक है ना, x एंड y। अब इसमें देखो x = मैंने 0 रख दिया बेटा, तो y = कितना आ गया, 4। x = 0 रख दूंगा तो y = 4। अब y = 0 रख दूंगा तो देखो y = 0 दूंगा, x = -4, ठीक है ना। y = -4 आ गया। ये तो हो गया, दो पेयर तो अपने आप निकल गए आपके, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट तरीका है, एक वेरिएबल को दूर रखो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक है। अब थर्ड पेयर निकालना, आपको कैसे निकालोगे, कोई भी ऐसी वैल्यू रखो आप, ठीक है। अगर इसको अब आप जो है इसको x = 3 रख देता हूँ, सपोज में x = 3, तो y जो x = मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो y = क्या हो जाएगा बेटा, 7, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो प्लॉट करेंगे, आपको कौन से करेंगे, 0, 4, ठीक है, -4, -4, 0 एंड 3, 7, 3, ये आपकी वैल्यू प्लॉट करनी है, ठीक है। तो ये दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट ये है, नेक्स्ट एम है इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करना, ठीक है ना। ग्राफ में प्लॉट करना है, कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब ग्राफ में प्लॉट करना आपके लिए, देखो आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है। मैं तो व्हाइट बोर्ड बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट तो बनाना थोड़ा संभव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको प्रोसीजर बताता हूँ, तो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। आप ग्राफ में बहुत एक्यूरेटली रिजल्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आप पाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेविएट हो सकता है, बिकॉज क्योंकि हैंड ड्राउन है, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी है व्हाइट बोर्ड में बनाने में इसको ग्राफिकल वाला, ठीक है ना। चलिए
तो इसको मैं ग्राफ खींचता हूँ पहले। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ। एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 इक्वेशन है, क्या है इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे करता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ खींचता हूँ। ठीक है ना, अब ग्राफ के लिए क्या है आपके पास, देखो एक्स और वाई एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, पहले एक्स और वाई एक्सिस खींच लेते हैं, और वाई में आपका नेगेटिव तो कोई है नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, एक्स में ठीक है, जैसा आप एक्सिस को क्रॉस करेंगे, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, और आपका देखो अब कहाँ तक चाहिए आपको वैल्यू, एक्स में आपकी वैल्यू 10 तक जा रही है, और वाई में भी 10 तक, लगभग एक्स में आपको 10 तक चाहिए, और यहाँ पर एक्स में -4 तक भी चाहिए। ठीक है ना, 10 तक चाहिए मतलब यहाँ पर आप ऐसे कर लो 2 4 6 8 10। ठीक है, -2 -4। ठीक है, -2 4 6 10 6 8। ये ग्राफ आपको खींचना आना चाहिए। ठीक है ना, -2 -4, यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है ना, 2 4 6 8 और 10 -2, यहाँ पर आपको दिस इज योर ओरिजिन। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस मैंने खींचनी है। ठीक है, एक्स डैश, दिस इज योर वाई एंड वाई। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट, कौन से, देखो 0 10 0 10 मीन 0 10 खींच लो आप, 0 10 ये होगा एक्स में, सॉरी 0 10 ये होगा एक्स में 0, वाई में एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, 0 10, और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको क्या कर लो ABCD नाम दे दो, A B, ठीक है, C, ये D, ये E, और ये 3 7 AB है, तो ये अपने आप इसको रहने दो, E F हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अभी ये कर लो आप, दिस इज योर A, ये पॉइंट A है। ठीक है, ये क्या है A, कौन सा पॉइंट है 0 10। ठीक है ना, दूसरा 10 0 ये है B, ये B कौन सा बेटा 10 0। ठीक है, और थर्ड क्या है 3 7। अब देखो थर्ड आपको ड्रॉ करने, अब मैं थर्ड बता रहा था ना आपने, थर्ड देखो किसी भी लाइन सेगमेंट को खींचने के लिए आपको खाली 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 2 पॉइंट से आप खींचेंगे, को मिलाएंगे तो हमेशा एक यूनिक लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी, वो पक्का है। मगर मैंने यहाँ पर 3 पेयर ऑफ वैल्यूज क्यों ली, 3 ले रखी है। ये हम 3 पेयर क्यों लेते हैं, बिकॉज हम प्लॉट भी 2 ही करेंगे। तो थर्ड पेयर है ना, ये हमारे को चेक करके बताएगा, इससे हमारे चेक हो जाएगा क्या हमने जो वैल्यूज निकाली वो ठीक है कि नहीं है। अगर ये पॉइंट भी उसी लाइन पर जो हम खींचेंगे उस पर लाई करेगा, तो इसका मतलब हमारी जो प्लॉटिंग है वो सही चल रही है और जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। इसीलिए हम इसको चेक करने के लिए बेसिकली लेते हैं। ठीक है ना, अगर ये लाई नहीं करता हमारी लाइन पर, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा चेक जनरली चेक कर लेते, तो मैं इसको मिलाता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन इसको मिला लेता हूँ, कैसे मिलाऊंगा देखो, हमें मिला लेता हूँ इसको। एक रफ एस्टिमेट ही होगा। ठीक है, बिकॉज में उस पर बस, ठीक है ना, एक रफ एस्टिमेट है, और आप अगर ग्राफ उसमें खींचेंगे एक्चुअल में, तो यू विल फाइंड दैट ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखो 3 7 किस में आ रहा है, 3 7 इसमें आ रहा है कि नहीं, 3 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर होगा, और 7 यहाँ पर लगभग यहाँ पर होगा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना, 7 कहाँ पर होगा, 6 7 यहाँ पर, 3 7 लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये आपका C हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, C 3 7 लाई करता है। ठीक है ना, ये ग्राफ में आप अगर ग्राफ में खींचेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इस प्रोसीजर पर देखिए आप कि खींचते कैसे। अब आइए आप सेकंड इक्वेशन पर, अब इसका ना नाम लिख देना इस पर, जो आपने लाइन खींची है ना, कहीं पर जहाँ पर भी आपको खाली जगह मिले इस लाइन में, तो अभी चलो अपन नाम लास्ट में लिखते हैं। इस इक्वेशन का नेम जरूर लिख देना है, क्योंकि ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, किसका ग्राफ है, किस लाइन, ये बेसिकली देखो इक्वेशन नंबर 1 जो था x + y = 10, इसी का तो ग्राफ है। तो इसके कहीं पर भी आपको जगह जहाँ पर खाली मिलती है वहाँ पर जगह आप लिख दीजिए, दिस इज योर x + y = 10, यानी ये ग्राफ उसका है, ताकि हमारे को पता रहे। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए 0 4 0 4 0 4, तो ये हो गया बेटा,
दिस इज योर D04 ये है ना, और -40 यही हुआ बेटा, -40 दिस इज योर E, ठीक है ना, -40 37। अब ये 37 से तो फिर हम खींचने की जरूरत नहीं है, अब 2 पॉइंट हो गए ना, 2 पॉइंट को कौन से पॉइंट हो गए हमारे, दिस एंड दिस, तो ये अपने आप ही 37 से पास होगा, ठीक है। देखो तो थोड़ा सा डिविएशन आएगा हमारा, इसलिए क्यों, बिकॉज मैं आपको हाथ से ड्रॉ करके देख रहा हूँ ना, ये दिस इज द, यहाँ पर इसको थोड़ा सा 37 इसको मिटा के दूसरी साइड लिख देता हूँ, दिस इज योर C37 था, ठीक है ना, ये हो गया, और ये हो गया इस तरह। तो ये हमारा D, E और F है। F तो क्या हो गया, F लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि F और C तो कोइंसाइड हो गए ना, तो F और C कोइंसाइड हो गए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसकी, कौन सी इक्वेशन, x - y = -4। तो इसके आगे जहाँ पर बताया ना, इस इक्वेशन के आगे मैं क्या लिख दूंगा, x - y = -4, ये इक्वेशन इसकी है ना, ठीक है। तो दिस इज x - y = -4 का ग्राफ है। अब हमारे को ये देखना है, हमारे को ये ग्राफ खींचना हमारा टारगेट नहीं था, हमको ग्राफ खींचना था और फाइंड करना था सोल्यूशन। तो ये अब सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ दीज टू लाइंस कट, द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइंस कट ईच अदर, यानी कहाँ पर काट रही है बेटा, ये 37 पर काट रही है, क्या काट रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दे आर कटिंग एट 37, सिंस द ग्राफ आर कटिंग एट 37, सो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x = 3, देखो पहले सबसे पहले कौन सी x कोऑर्डिनेट, x = 3 और y = 7, x = 3, y = 7 is the solution of these equations, pair of equations, तो x + y = 10 और x - y = -4 है, इनका ये सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, x = 3, y = 7 सोल्यूशन है। लेकिन x और y क्या थे, हमारे को तो कंप्लीट सोल्यूशन ये देना है, तो हमें तो पता करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम क्या करेंगे, हमने तो x और y एज्यूम, हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, एंड गर्ल्स क्या माने थे, नहीं सॉरी y क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज, ठीक है, यही तो आपको निकालना था। तो ग्राफिकली वी फाउंड दैट 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ को खींचते हैं, तो दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। इस पर आप ध्यान मत देना कि ये ग्राफ थोड़ा सा वो हो गया, बस आपको, आप पेपर में ग्राफ पेपर लेंगे और उसको खींचेंगे एक्यूरेटली, तो यू विल फाइंड दैट ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएंगे सारे पॉइंट, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये फाइनल आंसर आपका है। फाइनल आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं जो कि क्या लिखेंगे, हैंस 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसको पढ़ो आप अगेन। तो क्या करना है आपको, इसकी 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो अब देखो आप क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है ना। तो आपको ये ग्राफिकली निकालना है आपको, ये तो शुरू में बता दिया आपको, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो चीज़ हमको निकालनी है, जो अननोन है, उनको क्या मान लेंगे हम, x और y मान लेंगे, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल, जनरली हम x और y लेते हैं, यूजुअली आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है, बी ₹Y मान लेते हैं। हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक पेंसिल की कॉस्ट मैंने मान ली ₹X है और एक पेन की कॉस्ट मैंने ₹Y मान ली, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मैंने बताया 2 मुझे इक्वेशन बनानी है, तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन आपको दी होंगी, उसी कंडीशन को आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। आपको बस ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अब पहली कंडीशन देखो, इसमें क्या दी हुई है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ तक ही है, ठीक है ना। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स,
यानी कॉस्ट ऑफ एक पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा तुम्हारे पास? देखो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, कैसे इक्वेशन बनेगी ध्यान से देखना। एक पेंसिल की 5 पेंसिल है ना, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बता? x। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बेटा? x। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x। देखो सिंपल सा तो है। 1 पेंसिल की कॉस्ट मैंने मानी x है, आपको कितना? 5 पेंसिल की कॉस्ट। एंड का मतलब क्या हो गया बेटा? प्लस। एंड का मतलब प्लस करेंगे आप, ठीक है ना। 7 पेन्स की, एक पेन की कॉस्ट कितनी है आपकी बेटा? y। तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7 और 5। कोई डाउट? यही तो करेंगे आप। एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी 5x रुपीज़ थी, तो 5 की 5x होगी। एक पेन की कॉस्ट आपकी y थी, 7 की 7y होगी। इन दोनों को अगर आप कॉस्ट को प्लस करेंगे, कहता है कितना हो जाएगा आपका? 50। दोनों को आपको 50 कॉस्ट कर रहा है ना, तो ₹50 मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल। पहली जो कंडीशन थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाने में। क्या करा? 5x + 7y = 50। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम टू इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर 2। क्या कंडीशन दी है? सेकंड, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। 7 pencils की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? x। तो 7 की 7x प्लस एक पेन की कॉस्ट कितनी है? y। तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 5y। वही तो है सेम भाई, यही तो है। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? x। तो 7 की 7x। एक पेन की कॉस्ट कितनी? y। 5 पेन की कॉस्ट 5y। इन दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा? 46। तो दिस इज योर 46। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आपने क्या करा? सिंपल से 2 इक्वेशन बना दिए, बहुत इजी बना दिया, कोई समस्या नहीं है, कोई डिफिकल्टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा एम क्या है हमारा? दूसरा हमको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे उसको। अब निकालते हैं। अब निकालने के लिए कि मैंने बताया ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए आपको टेबल बनानी है, x और y की करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ वैल्यूज निकालनी है, और 3 पेयर्स लेनी है आपको। दोनों इक्वेशन के लिए 3 पेयर्स लेनी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो x y, ठीक है, आपको 3 पेयर ले लेनी है, कोई भी 3 पेयर आप ले सकते हो। और जनरली कोशिश करनी चाहिए, देखो जो आप पेयर यहाँ पर चूज करोगे, जनरली क्या होता है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है। वैसे तो कोई भी पेयर ले सकते हैं, लेकिन क्या करें, जनरली हमको फ्रैक्शनल या फिर जो डेसिमल में जो वैल्यू आती है ना, उसको अवॉइड करनी चाहिए, जनरली अवॉइड करना। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अवॉइड नहीं कर सकते उसको, तो हम ग्राफ खींचने में भी खींच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे को यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही मिले। क्या मिले? इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, होल नंबर मिले पूरा यार, ठीक है। तो चलिए एक्स, अब मैंने क्या बताया सबसे पहले, अगर आप करो, देखो अगर मैं इसको y = 0 रख दूँ तो x = कितना हो जाएगा बेटा? इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए x अगर मैंने y = 0 रख दिया, y = अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x = कितना आएगा बेटा? x = कितना आएगा? 10। कोई दिक्कत? y = 0 को x = 10 आ गया। अब मैं अगर x, देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, देखो अगर मैं यहाँ पर x 0 रख देता हूँ तो y = क्या? 7y = 50 हो जाएगा, y = 50/7 हो जाएगा। तो क्या आएगी आपकी वैल्यू? डेसिमल में आएगी वो, ठीक है ना। तो हम इस तरह की वैल्यू को कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करें। तो इसके लिए क्या तरीका है हमारे पास इसका तरीका और है। हम क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 5x + 7y = 50 था ना। अब मैं आप रफ वर्क समझ लो आप इसको, ठीक है ना। अब मैंने एक तो सिंपल सा मैंने बताया, अगर मैंने y 0 रखा तो y 0 में तो ये 0 हो जाएगा पूरा फैक्टर, तो 5x = 50 हो जाएगा, x = 50/5, तो मैंने लिख दिया। अब मेरे को मैं अगर y 0 रख देता, x 0 रखता हूँ तो y = क्या आ जाएगा? 7y = 50, y = 50/7। तो वो क्या होगा? इंटीजर वैल्यू आपकी नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, उसको खींचने में थोड़ा सा आपको ड्रॉ करने में ग्राफ में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसी वैल्यू दो जिसके लिए क्या हो जाए? होल नंबर हो जाएगा हमारा। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं सपोज y = आपका ले लेता हूँ, सपोज y = 5 ले लेता हूँ, ठीक है। y = 5 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? फॉर y = 5, 5x = 7 × 5 + 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा बेटा? 5। देखो मैंने क्या करा, फॉर y = 5 रख दिया ना, y = 5 के लिए, तो 5x = क्या हो जाएगा? 50 - 35, इट इज 15, ठीक है ना। तो x = क्या हो जाएगा बेटा? 3, ठीक है ना। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगे बेटा? 3 और 5,
ठीक है ना, 2 वैल्यू निकल गई, एक और निकाल लो। एक और निकालने के लिए अब आप क्या करो, एक्स वाई इज इक्वल टू सपोज -5 लेते हैं, वाई इज इक्वल टू -5 में तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू इसको आप ले लो y इक्वल टू एक्स की कोई वैल्यू ले लो, y एक्स इक्वल टू कुछ लेते हैं, एक्स इक्वल टू -4 लेता हूँ सपोज, कुछ भी रख सकता हूँ ना। फॉर देखो 5 इंटू -4 प्लस 7y, आपको हिडन ट्रायल मेथड से इंटीजर वैल्यू निकालनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जस्ट ट्राई करते रहना है, जहाँ पर इंटीजर वैल्यू आपकी मिल जाए। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 7 50 प्लस 20 हो जाएगा तो 70, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10। तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपने क्या रखा, x इज इक्वल टू -4 रखा आपने, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू आपका आ गया 10, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -4 के लिए y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो आपको जो वैल्यूज जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, देखो a 10 0, b 3 5 और c -4 10, ठीक है। ये वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर इक्वेशन नंबर। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 मतलब इसके लिए क्या, x और y तीन वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है। देखो 1 2 3, ठीक है ना। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पर रफ वर्क था। अब यहाँ पर देखो अब अगेन आपको देखो, अगर मैं यहाँ पर x 0 रख देता हूँ तो y इक्वल टू x 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू क्या आपका 46 है ना, तो ये आएगा नहीं, ठीक है। तो और y इक्वल टू अगर 0 रखता हूँ, y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू भी आपका इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं, तो ठीक है। तो अब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए, अब लेकिन मैंने कहा अवॉइड करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि नहीं उसको ले सकते, आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, अवॉइड कर सकते हैं, करनी चाहिए जनरली। और अगर मजबूरी हो जाए या बहुत आपको अगर वैल्यू आ ही रही है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो मैं क्या रखता हूँ, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। अगर मैं इसमें सपोज x इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो 0 प्लस 5y इक्वल टू 46, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 46/5 कितना हो जाएगा बेटा, 9.2। तो अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू 9.2 आ रहा है, ठीक है ना। ड्रॉ करने की कोई बात नहीं, 9.2 ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करूं, अगर मैं x इक्वल टू 3 रख देता हूं तो देखो x इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, दिस इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, कितना हो जाएगा बेटा, 25, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 हो गया, y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए x इज इक्वल टू आपने अगर 3 रखा तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब एक वैल्यू आपको और चाहिए, कोई भी आप एक वैल्यू और निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू सपोज इसमें कुछ भी रख देता हूँ, 8 रख देता हूँ, आपको हिडन ट्रायल में हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ पर आपका इंटीजर वैल्यू ले लो। तो 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 46, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, इट इज वर्क 10 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, -2, ठीक है ना। तो आपने क्या निकाला, x इज इक्वल टू 8 के लिए वैल्यू आ गई -2, बस बहुत आसान हो गया आपको। अब तो हमारे को पेयर ऑफ वैल्यू निकल गई। अब तो हमारा लास्ट स्टेप क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले वैल्यूज क्या हो जाएंगे बेटा, ABC ले लिया, D 0 9.2, ठीक है ना, और E देखो E 3.5 यहाँ भी आ रहा है, 3.5 यहाँ पे E नहीं लिखेंगे, इसको मैं E नहीं लिखता हूँ, तो 3.5 को प्लॉट कर दूंगा, ठीक है ना। ये 3.5 पॉइंट यहाँ पर भी है ना B, तो ये 3.5 यहाँ पर भी आएगा, और DEF F जो है 8 - 2 आप ड्रॉ कर दीजिए, आपको ये इसका इक्वेशंस मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। चलिए ड्रॉ कैसे करूँगा, पहले मैं x एक्सिस y एक्सिस खींचूँगा,
अब सबसे वैल्यू x की जो ग्रेटेस्ट, हम देखेंगे ग्राफ के हिसाब से किसमें है, x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 10 और छोटी -4, y की 10 और y की निगेटिव में है ही नहीं, ठीक है ना। तो y निगेटिव में बेसिकली हमारे को निगेटिव में चाहिए नहीं, ये हो जाएगी ठीक है 0, ये हो जाएगा 2 10 और ठीक है ऐसे होगा 2 4 6 8 10 ठीक है ना 2 4 6 8 10 12 ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 और 12, ये x एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y x डैश एंड दिस इज योर y डैश -2 -4 ठीक है ना। ये इसका जो ग्राफ हमने दिया दिस इज योर ओरिजिन ठीक है। अब पहले पॉइंट को आप ड्रॉ करो, देखो सबसे पहले a को 10 0, दिस इज योर 10 0 मतलब ये वाला पॉइंट है, ब्लू से करता हूँ मार्क सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल। ये क्या है a, दिस इज योर a ठीक है 10 0 ठीक है 10 0 ये होगा। दूसरा 3 5 क्या है, 3 और ये 5 यहाँ पर कहीं 3 और 5 यहाँ पर होगा, लगभग 3 और 5 यहाँ पर होगा ठीक है। और नेक्स्ट क्या है फिर -4 10, -4 और 10 ये कहीं पर यहाँ पर होगा, -4 10 कहीं यहाँ होगा ठीक है ना। यहाँ पर मैं देखता हूँ ऐसे होगा ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपको पॉइंट, अब तीनों एक लाइन मान लीजिए ठीक है ना। कैसे, ये और ये तीनों दे शुड लाई इन द, देखो 3 और कितना था 3 और 5, 3 और 5 यही होगा ना ठीक है। चलिए इसको हम एक ड्रॉ करेंगे। ये ऐसा आएगा ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है, देखो ये कौन सा ग्राफ है, जहाँ पर मैंने बताया ना इस ग्राफ में इक्वेशन का नेम लिखना जरूरी है आपको। तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये है आपका 3 5, इट इज योर बी 3 5, आप कोऑर्डिनेट भी आपको लिखना जरूरी है यहाँ पर ठीक है ना, 3 5 है। अब इस ग्राफ का नाम क्या है, सॉरी ग्राफ का इक्वेशन का आप इक्वेशन लिखना है 5x + 7y = 50, जहाँ पर भी आपको खाली जगह मिले यहाँ पर मिल रही है 5x + 7y = 50। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब साफ हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। आप और एग्जैक्टली अगर आप खींचेंगे एक्यूरेटली ग्राफ में तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू दिस 0 9.2, 0 9.2 वेरी क्लोज टू 10 ठीक है ना। 9.2 मतलब हो गया वेरी क्लोज टू 10, लगभग यहाँ पर ठीक है। दिस इज योर सी डी पॉइंट ठीक है ना, डी दिस इज डी। 3 5 तो यही है बेटा, यहाँ से लाई करेगा ठीक है ना 3 5 एंड 8 -2। नेक्स्ट क्या है 8 -2 को ड्रॉ करना है। 8 x एक्स में कितना चल रहा है 8 मीन्स यहाँ -2 मतलब y एक्स में -2 भी जा रहा है, तो y एक्स में आपको -2 लेना पड़ेगा ठीक है। ये होगा -2, तो 8 -2 मीन्स दिस इज योर 8 -2 मीन्स इट विल लाई समवेयर ठीक है। ये हो गया आपका दिस इज योर f पॉइंट ठीक है। f क्या है 8 -2 ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इसकी वजह से मैंने लग दिया। अब आपको मिलाना है इसको और कुछ नहीं करना, आप ड्रॉ करिए। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ से 8.2 और तीनों लाइन एक ही पे ठीक है पॉइंट पर लाई करेंगे ये लोग। लगभग ये ऐसे जाएगा ठीक है ना, ठीक है ना। ये है आप इस तरीके से इसको देखो, ये पॉइंट ठीक है ना, ये लगभग ये होगा। ये एग्जैक्ट एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही बेटा, ये 3.5 लगभग यहाँ पर होगा ठीक है ना। आप समझ रहे हैं एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज ये डी यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि डी हियर ठीक है ना। डी ये है आपका
क्योंकि मैं ग्राफ हाथ से खींच रहा हूँ ना, इसमें एक्यूरेसी थोड़ी ना आएगी कोई। आपको तो ग्राफ उसमें अगर ड्रॉ पेपर में खींचेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही आएंगे, ठीक है, तीनों इक्विपमेंट में लाया करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, तो साफ साफ लिख देता हूँ B35, दिस पॉइंट इज B35, ठीक है। और इक्वेशन का नाम आपने लिखा, इसमें नहीं लिखा, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी है, दिस इज योर 7x + 5y = 46। तो 7x इसको इसमें लिख दो आप, 7x + 5y = 46, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको, तो ये क्या है, अब यहाँ से देखो, अब आपने ग्राफ भी खींच लिया दोनों इक्वेशन का। अब आपको पता करना था कि मैंने बताया जहाँ पर ये काट रहे हो वही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, x = कितना आया यहाँ से 3 and y = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, और या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, x = 3 y = 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमें निकालना क्या था, x क्या माना था हमने कि 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹x है और एक पेन का कॉस्ट कितना है, ₹y था। तो क्या मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। तो क्या लिखोगे, हेंस आंसर जो लिखोगे आप फाइनली, द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹3 and that of 1 pen is equal to ₹5। This is your final answer, you will state your answer like this, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरे आंसर को आपने लिखेंगे और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफिकली हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट, ठीक है, whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident, ठीक है। आपको 3 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सेकंड में भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, थर्ड में भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको तीनों केसेस में आपको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है इसको, या ग्राफिकली आपको नहीं पता करना, मगर आपको क्या करना है, उनके जो x और y और जो कांस्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कंपेयर करके आपको बताना है कि वो लाइंस जो ये शो करेंगी, जो अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट काटेंगे एक दूसरे को, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, मतलब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं ये बताया मैंने आपको पहले ही। कैसे, देखो फर्स्ट केस की बात करें तो इक्वेशंस में क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन को किससे, हमारे जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0, या a1x + b1y + c1 = 0, या a2x + b2y + c2 = 0, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो क्या मतलब हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन में a1 की जगह कितना आएगा बेटा, देखो a1 a2 b1 b2 c1, इक्वेशन लिख लो आप, ठीक है। 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। 7x + 6y - 9 = 0। देखो इसमें क्या है, एक आपको कभी ना बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कभी ये कांस्टेंट इक्वल टू के इधर रहता है, कभी ये कांस्टेंट इक्वल टू के इधर रहता है। तो आपको उसमें दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशंस में इस पेयर ऑफ इक्वेशन को आप कंसिडर कर रहे हैं, या तो इसमें x जो कांस्टेंट टर्म है दोनों में इधर होना चाहिए या दोनों में इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक को आप एक इक्वेशन में तो इस कांस्टेंट को आप इधर लेके रखे हैं और दूसरे को यहाँ रखा है आपने, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो आइदर यू शिफ्ट द कांस्टेंट इन बोथ द इक्वेशंस टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेकिन जो भी आपको करना हो दोनों इक्वेशन में वही करिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेफ्ट में रखेंगे इक्वेशन के तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राइट में रखेंगे तब भी नहीं फर्क पड़ेगा। कंडीशन ये है कि आपको दोनों इक्वेशन में सेम वही चीज़ अपनानी है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। अब यहाँ से देखो a1 क्या है यहाँ पर 5, a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x को a1 बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को ऑफ y को b1 बोलते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट को हम c1 बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को हम a2 बोलेंगे, और सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे b2, और सेकंड इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलेंगे c2, ठीक है ना। और विद साइंस का आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस का आपको पूरा प्लस माइनस कोफिशिएंट विद साइन लिखना है आपको। तो यहाँ पर a1/a2 क्या हो गया बेटा, देखो a1/a2 क्या हो गया 5/,
A1/A2 जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 5/7, सीधे 5/7। और B1/B2 क्या हो गया बेटा? B1/B2 क्या हो जाएगा? -4/6। ये कितना हो गया बेटा? -2/3। ठीक है। अब C1/C2 कितना हो गया? 8/-9। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप? अब आपने देखा कि A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -2/3, C1/C2 = 8/-9 है, -8/9। तो क्या मिलता है आपको? वी सी दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1/B2 बराबर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स अगर ये केस होता है तो क्या होता है? इट मीन्स द लाइन्स विल इंटरसेक्ट। जो इस इक्वेशन को हम अगर ग्राफ खींचेंगे इनका, तो अगर ग्राफिकल जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो लाइन्स होंगी जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो क्या करेंगे? एक पॉइंट पर काटेंगे। इट मीन्स दे विल इंटरसेक्ट। इट मीन्स हैंस क्या लिखोगे आप यहाँ पर? ठीक है ना। अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं कोएफिशिएंट, तो हम क्या करते हैं? ये रेशियो अगर इक्वल नहीं होता तो हम कहते हैं द लाइन्स विल इंटरसेक्ट। ठीक है ना। तो हैंस द लाइन्स विल, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट है। ये पेयर कैसा है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना। हैंस द लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का क्या मतलब हो गया? कि इनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इस पेयर ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट का मतलब जहाँ पर वो काट दिए वही उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट 2। इसके पार्ट 2 में भी देखो इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। A1/A2 देखो क्या हो जाएगा? 9/18। ठीक है ना। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। 9/18 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। ठीक है ना। सॉल्व करते जाएंगे इसको फर्स्ट टर्म में। एंड B1/B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3/6। आपको साइंस का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बेटा 12/14, 12/24 राइट, इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से आप देखो A1/A2 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है? तीनों रेशियो बराबर है ना। देखो इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स फ्रॉम हियर वी सी दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये केस होता है, आपको मैंने बताया था, अगर ये केस होता है तो क्या होता है? ये लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट हो जाती है। बिल्कुल सेम लाइन है। इनका ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये ओवरलैप करेंगे 100%। ठीक है ना। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। या कोइंसिडेंट मतलब साथ एक सेम लाइन है। दीज इक्वेशंस आर ऑफ द सेम लाइन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस द लाइन्स विल कोइंसाइड। ठीक है। यहाँ पर ये आंसर, इसका मतलब क्या हो गया? कोइंसाइड करती है तो क्या मतलब है? दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। इस ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। यानी इनके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। जितने पॉइंट उस लाइन में होंगे वो उसके सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना। तो हेंस दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट विथ डिपेंडेंट सोल्यूशन। ठीक है ना। कंसिस्टेंट तो है लेकिन क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है इसके। ठीक है ना। आइए थर्ड में। तो थर्ड के लिए थोड़ा स्पेस निकाल लें, मिटा लो इसको। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या करता है बेटा? थर्ड पार्ट में क्या है? देखो इक्वेशन A1/A2, दिस इज योर थर्ड पार्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है? A1/A2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। मैं इक्वेशन तो लिखी हुई है ना, इक्वेशन तो आप देख लीजिए। 6/2 ठीक है इज इक्वल टू 3। B1/B2 क्या है? B1/B2 इज इक्वल टू कितना है? देखो -3/-1, -3/-1 इज इक्वल टू 3। और C1/C2 कितना है? सब समझ रहे हैं ना। A1/A2 ये, B1/B2 ये, C1/C2 कांस्टेंट 10/9। ठीक है ना। तो आप क्या मिल रहा है आपको यहाँ से? ये यू सी दैट
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but it is not equal to C1 upon C2. A1 upon A2 is equal to, देखो A1 upon A2 equal to 3, B1 upon B2 is equal to B also 3, ठीक है. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but this is not equal to C1 upon C2 because C1 upon C2 क्या है हमारा 10/9 है. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि इक्वेशंस आर, जो लाइन्स आर पैरेलल. क्या है ये? दीज लाइन्स आर पैरेलल. मतलब कि अगर इन इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन्स को, इसके ग्राफ खींचेंगे तो दे विल बी, द लाइन्स विल बी पैरेलल. तो इन दिस केस पैरेलल होने का क्या मतलब? वो कभी काटेंगे ही नहीं. काटने में किसका मतलब क्या हो गया? दे डू नॉट हैव, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन. इसका मतलब कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका, ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे? हैंस द लाइन्स आर पैरेलल. Lines are parallel. This is your answer. ठीक है ना. तो यही आपको बताना था इसमें ना. ओनली A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 जो रेशियोज होते हैं उनको कंपेयर करके हमको बताना था कि वेदर द लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और पैरेलल और आर कोइंसिडेंट. ठीक है ना. ये आपने बता दिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखो फर्स्ट पार्ट इसका देखो आपको करना क्या है, पहले ये पढ़ो आप. ठीक है. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 एंड C1 upon C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है. ये लगभग जो आपने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके सिमिलर है. ठीक है. इसमें भी वही चीज़ें कंपेयर करनी है. उसमें आपको क्या बताना था? ग्राफिकल कि उसके ग्राफ पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, ये बताना था. सारा रेशियोज का आपको एनालाइज वैसे ही करना है. ठीक है ना. सेम, बस यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है आपको. मतलब उनका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा. अगर वो पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट, अगर पैरेलल नहीं होंगी तो कंसिस्टेंट. बस दो ही केस हैं यहाँ पर. ठीक है ना. चाहे वो कोइंसिडेंट भी हैं तो वो भी हमारे को कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं उसको. ठीक है ना. वो भी पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है. इफ़ दे आर ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट, वो भी क्या है? वो सिचुएशन कौन सी है? वो कंडीशन भी आपकी कंसिस्टेंसी की है. क्यों? उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना. और यूनिक पॉइंट पर काट रहे हो तो है ही है. सिर्फ इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब इक्वेशन हमारी पैरेलल होंगी उसके. ठीक है ना. लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी. तो देखो फर्स्ट केस में देखते हैं. अगेन हमें क्या करना है? कंपेयर ही करना है. यहाँ पर देखो A1 upon A2 क्या हो जाएगा बेटा? सीधे मैं कंपेयर कर रहा हूँ. ठीक है. A1 upon A2 मतलब इस x के कोफिशिएंट 3/2. ठीक है. और B1 upon B2 क्या हो जाएगा बेटा? 2y-3. देखो एक चीज़ और ध्यान देना आप, अगर A1 upon A2 और B1 upon B2 अगर इक्वल नहीं है ना तो आपको C1 upon C2 देखने की जरूरत नहीं है. फिर C1 upon C2 देखने की आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 आ जाए. ये रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तब आप C1 upon C2 को भी देखोगे. फिर क्या कंडीशन है? ठीक है ना. इफ़ A1 upon A2 इज और B1 upon B2 आपको नजर आना अलग है तो आपको C1 upon C2 देखने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ से आप सीधे कर सकते हैं. क्या हो गया? सिंस क्या है? A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2. सो फिर क्या लिखेंगे आप? So the pairs of equation, the pair of equations is, so the pair of equations, ठीक है ना, is consistent. ठीक है. ये अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन जो है ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब इनका यूनिक सोल्यूशन है. ठीक है ना. सॉरी, इसका सोल्यूशन है. कंसिस्टेंट का मतलब इसका सोल्यूशन है. ठीक है ना. तो यूनिक होगा वो अलग बात है. इनफाइनाइट सोल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होता है. ठीक है ना. सेकंड केस में आ जाओ. A1 upon A2 क्या होगा बेटा? A1 upon A2 इज इक्वल टू व्हाट? 2/4 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है ना. एंड B1 upon B2 इज इक्वल टू व्हाट? -3/6. सॉरी, -3/6. इट इज अगेन 1/2. अब यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए. देखो तो हमको C1 upon C2 भी निकालने की जरूरत पड़ेगी. एंड C1 upon C2 देख लेते हैं कितना आ रहा है. इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 8/9 आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? आप देख रहे हैं कि A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 तो है मगर C1 upon C2 के इक्वल नहीं है. ठीक है ना. सिंस A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2. ठीक है ना. बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2.
तो क्या इस केस में क्या बोलते हैं हम, ये दोनों पैरेलल होगी इसका मतलब, इसमें क्या होगा सभी एक पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। इफ दिस इज द केस व्हेन a1/a2 is equal to b1/b2 and c1 not equal to c1/c2, in this case the equations are inconsistent, the pair is inconsistent. So in this case the pair of equations is inconsistent. ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आप पार्ट 3 में आ जाओ। ठीक है, अगर कंपेयर कीजिए आप पार्ट 3 कौन सा है, दिस वन। a1/a2 इज इक्वल टू व्हाट, a1/a2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एक ये देखो 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 3/2 डिवाइडेड बाई 9, ये तो होगा 3/2/9 होगा ना, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/9। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1/6। ठीक है, b1/b2 देखिए आप कितना आ रहा है, b1/b2 कितना होगा बेटा, 5/2 डिवाइडेड बाई -10, 5/2 डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, दिस इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5/2 इंटू 1/10 विद माइनस साइन, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/4। तो ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। से अब C1/C2 हमें निकालने की जरूरत क्या है, ठीक है ना, C1/C2 हमारे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंस क्या लिखोगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ equations is, the pair of equations are, the pair of equations are इन क्या है ये देखो, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है जो आपकी फर्स्ट वाले में थी। ठीक है ना, बराबर नहीं तो इसका मतलब आर कंसिस्टेंट। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है इसका मतलब। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट में देखिए, ये देखो कंपेयर कीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू व्हाट, a1/2 5/-2, सॉरी 5/-10, दिस इज इक्वल टू 1/-2। ठीक है ना, एंड 3 b1/b2 क्या है बेटा, b1/b2 इज इक्वल टू -3/6, -3/6, इट इज अगेन -1/2। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल टू आ गया b1/2। अब हमें c1/c2 भी कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 11/-22 इज इक्वल टू -1/2। तो इन सब में क्या रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू दिस, b1/b2 इज इक्वल टू दिस एंड c1/c2 इज इक्वल टू ऑल्सो -1/2। सो अब यहाँ पर क्या है, तीनों बराबर हैं। सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, अगर ये हैं तो क्या होता है, इस केस में भी ये क्या है, कंसिस्टेंट है, मगर क्या है, विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो द इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हालांकि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको तो खाली बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। इट इज, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, a1/8 इज इक्वल टू क्या है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 से 2/3। ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2/3, b1/b2 2/3 और c1/c2 इज इक्वल टू व्हाट, 8/12।
इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो क्या आ रहा है A1/A2 माइनस साइन का कोई फर्क नहीं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगेन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, since A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। हेंस कोई और कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। हेंस सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस are consistent with infinite solution, ठीक है ना, infinite solutions, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, इसका ये आंसर इस तरह से आप लिखेंगे इसको, ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व करेंगे, यही आपको करना था इसमें। तो पाँचों पार्ट हो गए इसके, ठीक हो। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।